हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो इंडियन पेनल कोड जो पढ़ रहे थे 1860, उसको हम आगे जारी रख करते हैं। और क्योंकि यूपीएसआई की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी आउट हो चुकी हैं और आईपीसी का एक भारी मतलब जो वेटेज है वो यूपीएसआई में रहता है। तो हम आज बात करेंगे अध्याय 6 की, जो राज्यों के विरुद्ध अपराध हैं तो उनके बारे में बताता है। राजद्रोह कहें या फिर देशद्रोह, उनके बारे में यह प्रावधान दिए गए हैं। तो जो अध्याय 6 है वो अगर देखा जाए तो आईपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट धाराएं दे रखी हैं जिनसे कई बार यूपीएसआई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में जो अध्याय 6 है उसको डीप में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अध्याय 6 की, तो जो इंडियन पेनल कोड का अध्याय 6 है, चैप्टर 6 जो है वह राज्यों के विरुद्ध अपराधों के बारे में दे रखा है, जिसमें धारा 121 से लेके धारा 130 तक दे रखी हैं। तो हम देखेंगे 121 जिस प्रकार से है, और हम इनको सारियों को एक साथ पढ़ते पढ़ते ही क्या है याद कर लेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि ये हमें पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगी। तो हम बात करें धारा 121 की, तो धारा 121 जो है वह कहती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। तो धारा 121 में दे रखा है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, या फिर क्या है युद्ध करने का प्रयत्न करना, या फिर क्या है युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या फिर युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या फिर जो धारा 107 में दुष्प्रेरण दे रखा था, तो ऐसा अगर दुष्प्रेरण भी करता है किसके खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का, तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। तो हम इसको याद रखेंगे धारा 121 कि भारत क्या है, एक है। एक से 121 में एक आ रहा है, जिससे हम याद रखेंगे कि भारत क्या है, एक है, जिसको कितने करने की कोशिश की जा रही है, 2 करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत एक है जिसको 2 करने की कोशिश की जा रही है, अर्थात भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का प्रयत्न करना, या फिर युद्ध करना, या फिर क्या है दुष्प्रेरण करना। तो 121 भारत एक है जिसको 2 करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या फिर युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या फिर क्या है दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति क्या है अपराधी माना जाएगा। और उसके लिए दंड के प्रावधान धारा 121 में दंड दे रखा है, जिसमें है मृत्यु दंड तक उसको दिया जा सकता है। तो या तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा, या फिर जुर्माना। तो या तो मृत्यु दंड से, या आजीवन कारावास से, या जुर्माना, या फिर दोनों से क्या है उसको दंडित किया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति जो है भारत सरकार के खिलाफ जो है युद्ध करने का विप्लव भी करता है, अर्थात क्या है विद्रोह करता है, अगर ऐसा विद्रोह भी करता है, तो वह क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। और उसमें क्या है भैया, मृत्यु दंड का प्रावधान है, साथ में या तो आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से वह दंडनीय होगा। अब बात करेंगे धारा 121 की का की, तो धारा 121 का जिस प्रकार से हम धारा 120 का देखते हैं, जिसमें क्या है षड्यंत्र दे रखा है, और धारा 120 के बी में क्या दे रखा है, षड्यंत्र का दंड दे रखा है। तो इसी प्रकार से 121 में क्या दे रखा है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, और 121 के का में क्या दे रखा है, षड्यंत्र करना। तो अगर कोई व्यक्ति क्या है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अगर षड्यंत्र भी करता है, कॉन्स्पिरेसी भी करता है, तो वह भी क्या है दंडित किया जाएगा, या फिर उसको अपराधी माना जाएगा। तो ऐसा षड्यंत्र, ऐसी कॉन्स्पिरेसी, तो भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र क्या है, वह चाहे तो भारत के भीतर बैठ के षड्यंत्र करे, या तो भारत की सीमा के अंदर षड्यंत्र करे, या फिर कोई व्यक्ति अगर भारत की सीमा से बाहर भी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का अगर षड्यंत्र करता है, तो वह भी क्या है अपराधी माना जाएगा। या फिर क्या है केंद्र या राज्य सरकारों को आतंकित करने का भी अगर षड्यंत्र करता है, तो वह क्या है अपराधी माना जाएगा, जिसमें दंड का प्रावधान दे रखा है आजीवन कारावास। या तो आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जाएगा, या फिर क्या है 10 वर्ष तक का कारावास, जो कि कठिन भी हो सकता है, और क्या है साधारण कारावास भी हो सकता है, प्लस में जुर्माना। तो इन चीज़ों से क्या है उसको दंडित किया जाएगा। तो हमने देखा धारा 121 भारत एक जिसको 2 करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें क्या है अर्थात युद्ध का प्रयत्न था, और 121 के काम में क्या है युद्ध का दुष्प्रेरण है। अब बात करेंगे धारा 122 की, तो धारा 122 जो है इसको याद रखेंगे, भारत क्या है एक है,
भारत एक है और जिसको क्या किया जा रहा है, दो किया जा रहा है, और वो भी किससे, दुनाली बंदूक से। तो इसमें एक दो दो, भारत एक है जिसको दो करने की कोशिश की जा रही है, वो भी किससे, दुनाली बंदूक से। तो धारा 122 कहती है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से क्या है, आयुध इकट्ठे करना। तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के पर्पज से क्या है, आयुध या फिर बारूद, गोला या फिर व्यक्तियों को अगर कोई व्यक्ति इकट्ठा करता है तो वह क्या किया जाएगा, धारा 122 के तहत क्या है, अपराधी माना जाएगा। तो इंडियन पेनल कोड की धारा 122 जिसमें क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से क्या है, आयुध इकट्ठे करना। आयुध मतलब यहां से याद रख सकते हो, दुनाली बंदूक। तो आयुध में क्या क्या हो सकते हैं, या तो अगर कोई व्यक्ति भीड़ या फिर पुरुष भी इकट्ठे करता है, या फिर आयुध इकट्ठे करता है, गोला बारूद इकट्ठे करता है, या फिर क्या है, युद्ध करने की तैयारी करता है। तो ऐसा क्या है, धारा 122 के तहत उसको क्या है, अपराधी माना जाएगा, जिसमें भैया दंड कितना है, आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास का दंड या फिर क्या है, 10 वर्ष से 10 वर्ष तक का दंड। वह कैसा हो सकता है, कारावास कठिन भी हो सकता है या फिर सादा कारावास भी हो सकता है, प्लस में जुर्माना। तो जुर्माना हर कंडीशन में चलता रहेगा। तो 121 में हमने देखा था जिसमें मृत्यु दंड था, वहीं 122 में आजीवन कारावास था, और वहीं क्या है, 121 के काम में भी क्या था, आजीवन कारावास था। तो हमने देखा 121 भारत एक दो करने की कोशिश, 121 के काम में क्या है, षड्यंत्र, 122 दुनाली बंदूक अर्थात आयुध इकट्ठे करना। और अब बात करेंगे धारा 123 की। तो धारा 123 में क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करता है, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की क्या है, तैयारी करता है, और ऐसी तैयारी क्या है, तीसरे व्यक्ति को पता चल गया, मान लो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा पता चल जाता है कि यह व्यक्ति या ये लोग भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहते हैं, और वह तीसरा व्यक्ति क्या है, उस इंफॉर्मेशन को छिपा लेता है। किस पर्पज से, कि युद्ध जो करने का जो प्रयत्न कर रहा है या व्यक्ति, वह क्या है, उसको पूर्ण रूप से क्या है, उसको सुगम बना सके। तो ऐसा सुगम या सुकर करने के लिए क्या है, अगर कोई व्यक्ति इस आशय से इस बात को छिपा लेता है तो वह व्यक्ति क्या है, अपराधी माना जाएगा। तो युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के लिए अगर इस आशय से कोई व्यक्ति ऐसी इंफॉर्मेशन को छिपाता है तो जो छिपाने वाला व्यक्ति है वह भी क्या है, दोषी माना जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, भारत एक है जिसको दो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या है, इस बात को छिपा लेता है। तो 1 2 3, भारत एक दो करने की कोशिश, और तीसरा व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन को छिपा लेता है, किस आशय से, कि जो युद्ध करने का प्रयत्न है उसको सफल बना सके। तो इस पर्पज से अगर वह छिपा लेता है तो भैया वह तीसरा व्यक्ति भी क्या है, दोषी माना जाएगा, जिसमें क्या है, 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना है जो कि तीसरे व्यक्ति पे लगेगा। तो भैया ऐसी इंफॉर्मेशन को छुपाना भी क्या है, दंडनीय अपराध है आईपीसी की धारा 123 के तहत। अब बात करेंगे धारा 124 की। तो धारा 124 जो है उसमें दे रखा है कि अगर भारत सरकार के जो उच्चाधिकारी हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को रोकना, या तो अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है उनके किसी विधिपूर्ण कार्य को रोकता है, या फिर क्या है, विधिपूर्ण कार्य को करने के लिए विवश भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को बेशक कार्य विधिपूर्ण करवाना चाहता है वह व्यक्ति, लेकिन उनको क्या कर रहा है, विवश कर रहा है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी विधिपूर्ण कार्य को करने के लिए या तो विवश कर रहा है या फिर विधिपूर्ण कार्य करने से राष्ट्रपति और राज्यपाल को रोक रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा, भारत सरकार का अपराधी माना जाएगा, जो कि आईपीसी के 1860 में धारा 124 के तहत उसको अपराधी माना जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जिस प्रकार से हमें पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है वह क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कहता है, लेकिन वहां से हम एक सुप्रीम शब्द याद रखेंगे, और सुप्रीम कौन होता है भारत में, राष्ट्रपति संघ का और राज्यपाल राज्यों का। तो इसी प्रकार से 124 से याद रखेंगे कि सुप्रीम जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को अगर कोई व्यक्ति किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोकता है या फिर उसको विवश करता है तो ऐसा व्यक्ति क्या है, अपराधी माना जाएगा, और उसके लिए दंड का प्रावधान है 7 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना, या फिर दोनों। तो 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, यह क्या है, धारा 124। तो धारा 124 में राष्ट्रपति और राज्यपाल याद रखेंगे। अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट धारा की, तो सबसे इंपॉर्टेंट धारा जो है
धारा 124 का है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 124 में जो 124 का है वह राजद्रोह से संबंधित है। तो राजद्रोह या देशद्रोह से संबंधित धारा 124 का है। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति क्या है किसी संकेत के माध्यम से, चाहे वह संकेत क्या हो, लिखित में दिए गए हों, या फिर क्या है वह संकेत कैसे हो, बिना लिखित हो, या फिर क्या है अपने इशारों से कुछ किया गया हो, तो अगर कोई व्यक्ति संकेतों के माध्यम से या फिर क्या है किसी दृश्य रूपेण से, मतलब कोई चित्र बनाकर भारत सरकार के खिलाफ घृणा या फिर भारत सरकार को अपमान पैदा करेगा, तो मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी लिखे हुए लेख द्वारा, संकेत द्वारा या फिर किसी चित्रों के द्वारा अगर भारत की गरिमा को क्या है, एकता और अखंडता को या फिर गरिमा को क्या है क्षति पहुंचाता है या क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा, ऐसे व्यक्ति को ऐसा माना जाएगा कि वह क्या है देशद्रोह की भावना क्या है लोगों में फैला रहा है। तो देशद्रोह की भावना का क्या है, वह फैलाने के जुर्म में क्या है 124 के का के तहत उसको अपराधी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 124 के का में जो दे रखा है उसमें दे रखा है आजीवन कारावास प्लस में क्या है जुर्माना, या फिर हमने देखा था 121 एकमात्र थी जिसमें मृत्युदंड था, लेकिन 124 के काम में क्या दे रखा है आजीवन कारावास। और अगर दूसरा दे रखा है कि कारावास या तो कठिन या सादा, जो कि क्या 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या तो आजीवन कारावास होगा या फिर 3 वर्ष तक का कारावास जो कि कठिन या सादा हो सकता है प्लस में जुर्माना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 124 के का को 124 का राजद्रोह, और वहीं क्या है साथ में, लेकिन इसमें एक स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण यह है कि मान लिया जाए कि भारत सरकार जो है कोई कार्य करती है, तो उस कार्य के ऊपर अगर मान लिया जाए आप जो भारत सरकार ने कोई कार्य किया, कोई विधेयक या फिर कोई बिल जो है उसको मंजूरी दी, और उस पर क्या है जो आम जनता है या आप क्या हो ना खुश हो, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप टीका टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन विधिपूर्ण ढंग से। तो अगर भारत सरकार के किसी काम के विरुद्ध अगर आप उससे ना खुश हो तो विधिपूर्ण ढंग से टीका टिप्पणी करते हो, तो वह क्या है, वह राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आएगा। अर्थात अगर आप सरकार के किसी काम से नाखुश हो और आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हो लेकिन विधिपूर्ण ढंग से, तो वह क्या है, वह राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जो भारत है उसकी एकता अखंडता को या फिर उसमें कुछ टीका टिप्पणी करके या फिर उसके लिखित में या संकेतों के माध्यम से या दृश्यों के माध्यम से अगर भारत सरकार की छवि को पूरे देश के, जो हमारे देश की छवि है उसको पूरे नक्शे पर क्या कर देते हो, आप उसकी अवमान के लिए कर देते हो या सम्मान के खिलाफ करते हो, तो आपको राजद्रोह की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और जिसके लिए आपको क्या है, या तो आजीवन कारावास या फिर 3 वर्ष तक की सजा जो कि सादा या कठोर हो सकेगी प्लस में जुर्माना से दंडनीय किया जाएगा। अगर बात की जाए धारा 125 की, तो धारा 125 में दे रखा है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। तो हम देख रहे हैं 121 से 130 तक, जिसमें क्या है सरकार या राज्यों के खिलाफ क्या है युद्ध करना है। तो 125 में देख रहे हैं जिसमें क्या है, 125 तक हमने देखा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की बात थी, लेकिन 125 में क्या दे रखा है, 125 में यह दे रखा है कि अगर ऐसा देश जो भारत सरकार के साथ, एक ऐसा एशियाई देश जो है भारत सरकार के साथ जिसके क्या है मित्रता के संबंध है या फिर मैत्री के संबंध है, अगर ऐसे राज्य के खिलाफ भी या फिर ऐसे देश के खिलाफ अगर आप युद्ध करने का प्रयत्न करते हो तो आपको अपराधी माना जाएगा, और धारा 125 जो है आईपीसी की उसके तहत आपके पर कार्रवाई की जाएगी। तो 125 में क्या है, अगर ऐसा देश, एशियाई देश जो क्या है भारत सरकार के साथ मित्रता के संबंध रखता है, अगर आप ऐसे देश के साथ अगर युद्ध करने का प्रयत्न करते हो तो 125 में आपको दोषी माना जाएगा। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि भैया भारत तो एक है, साथ में क्या है दूसरा देश, भारत एक दूसरा देश जो है भारत के साथ वह क्या है मित्रता का संबंध रख रहा है, मतलब 5 में क्या है, हाथ में 5 उंगली होती हैं और 5 उंगली को क्या आपने मुट्ठी बंद कर रखी है, मतलब आप स्ट्रांग हो, मतलब 5 मुट्ठी बंद कर ली। इसका मतलब यह है कि आपका क्या है दूसरे देश के साथ क्या है मित्रता का संबंध है, आप हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हो। तो 125 में 5 आ रहा है, तो आप दूसरे देश के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हो, अर्थात तो वह देश क्या है आपका मित्र है। तो धारा 125, आप अगर ऐसे एशियाई देश के खिलाफ युद्ध करने का प्रयत्न करते हो जो कि भारत सरकार के साथ मित्रता का संबंध रखता है, तो आप क्या है धारा 125 के खिलाफ क्या है तहत अपराधी माने जाओगे। और इसमें कितना दंड दे रखा है, या तो आजीवन कारावास या फिर दोनों भांति का कारावास जो कि सादा या कठोर हो सकेगा, जिसकी अवधि कितनी है 7 साल तक होगी प्लस में जुर्माना।
तो या तो आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा, या फिर क्या है 7 वर्ष तक का कठोर या फिर साधारण कारावास, और या फिर प्लस में जुर्माना। अब बात करेंगे धारा 126 की। तो धारा 126 कहती है भारत सरकार के साथ मित्रता या फिर शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट। तो अगर भैया आप धारा 126 कहती है भारत सरकार के साथ मित्रता या फिर शांति का संबंध रखने वाली जो शक्ति है अर्थात दूसरा देश है, उसके क्षेत्र में जाके अगर आप राज्य क्षेत्र में लूटपाट करते हो तो आप भारतीय पेनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 126 के तहत आपको क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा या फिर अपराधी माना जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि धारा 126, तो एक गाना है 8 पर्चे जिसमें आता है 26 साल दी कुंवारी बैठी तेरे करके, मतलब 26 साल की लड़की है वह क्या है शांति से बैठी है आपके चक्कर में, लेकिन आपने क्या कर दिया वहाँ पे उसके सामने कर दी लूटपाट। तो 26 साल की लड़की जो थी कुंवारी बैठी थी, शांति से बैठी थी आपके चक्कर में, और आपने क्या कर दी उसके सामने लूटपाट। तो भैया बात बिगड़ जाएगी और आपकी छवि कैसी बन जाएगी, अपराधी वाली बन जाएगी। तो धारा 126 से हम याद रखेंगे कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले देश में अगर आप लूटपाट करते हो तो आपके ऊपर क्या है, धारा 126 के तहत आप अपराधी हो, जिसमें क्या है 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। तो 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, साथ में क्या है आपने जो संपत्ति लूटी थी, आपने 126 में जो संपत्ति लूटी है मान लो, तो उस संपत्ति का भी क्या है, उस संपत्ति का समर्पण कर लिया जाएगा और वह संपत्ति भी क्या है, जब्त कर ली जाएगी। तो धारा 126 हम याद रखेंगे 26 साल से, जिसमें क्या है भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले राज्य क्षेत्र में लूटपाट। हालांकि देखा जाए तो जो दंड है वह प्रश्न में नहीं पूछा जाता है कि कितने वर्ष का दंड है या क्या दंड है। मैक्सिमम जैसे यह था इसमें मृत्युदंड 121 में इंपॉर्टेंट था, तो मृत्युदंड कई बार पूछ लिया जाता है, बाकी इस प्रकार के दंड नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि जैसे भारत सरकार के साथ मित्रता का संबंध रखने वाली शक्ति के क्षेत्र में अगर आप लूटपाट करते हो तो भैया कौन सी धारा होगी, तो आप 126 वहाँ टिक करके आ जाएंगे। अब बात करें धारा 127 की। तो धारा 127 जो है उसमें दे रखा है कि धारा 125 और धारा 126। तो हमने 125 में देखा था जिसमें क्या है एशियाई देश जो भारत के साथ मित्रता रख रहा था, उसमें क्या कर देते हो आप, युद्ध करने का प्रयत्न करते हो या फिर युद्ध करते हो या फिर उसके लिए क्या है दुष्प्रेरण करते हो। और 126 में लूटपाट। तो मान लिया आपने 125 और 126 में अगर दूसरे देश में युद्ध करके वहाँ से कुछ आप लूटपाट करके ले आते हो या फिर कोई संपत्ति वहाँ से जब्त करके या फिर चोरी करके आप ले आते हो और उस संपत्ति को आप किसी तीसरे व्यक्ति को बेचते हो, लेकिन वह जो तीसरा व्यक्ति जानता है कि आप यह संपत्ति कहाँ से, किसी दूसरे देश से चुरा कर लाए हो। तो अगर ऐसी संपत्ति जो आपने लूटपाट से दूसरे देश से क्या है चुरा कर लाए थे और तीसरे व्यक्ति को यह पता है कि आप यह संपत्ति चुरा के लाए हैं और वह ऐसी संपत्ति को खरीद लेता है। मान लिया कि आपने एक आईफोन था जो आप चोरी करके ले आए और उस आईफोन को तीसरा व्यक्ति खरीद लेता है, यह जानते हुए भी कि आपके पास यह चीज़ क्या है, चोरी की है। तो भैया आप धारा 127 के तहत क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 127 के तहत आप अपराधी हो, क्योंकि आपने यह जानते हुए कि यह चोरी की चीज़ थी और आपने वह क्या है खरीद ली। तो ऐसे में क्या है 7 वर्ष तक का कारावास प्लस में क्या है जुर्माना या फिर जो संपत्ति थी उसका समर्पण। तो इसमें भी क्या है 7 वर्ष तक का कारावास। तो धारा 127 में भी 7 वर्ष तक का कारावास, 126 में भी 7 वर्ष तक का क्या है कारावास, साथ में 125 में भी जो है 7 वर्ष तक का कारावास दे रखा है। तो 126 के बाद आप 127 याद रखेंगे कि 127 में क्या है 125 और 126 में जो आप संपत्ति लूट के लाए थे आपने वह व्यक्ति तीसरे को दे दी, लेकिन तीसरा व्यक्ति भी यह जानता था। तो यह क्या है 127 में दंड दे रखा है 7 वर्ष तक का प्लस जुर्माना। अब बात करेंगे धारा 128 की। तो धारा 128 जो है वह कहती है लोक सेवक द्वारा राज कैदी या युद्ध कैदी को भाग निकालना। तो लोक सेवक जो है पब्लिक सर्वेंट जो है किसी राज कैदी को या देशद्रोही या फिर देश का जो कैदी है या फिर प्रिजनर ऑफ वार जिसको हम कहेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति कौन सा, पब्लिक सर्वेंट अर्थात लोक सेवक। तो अगर लोक सेवक किसी राज कैदी को या युद्ध कैदी को अगर कैद से भाग निकालने देता है तो ऐसे में क्या है वो जो लोक सेवक है वह अपराधी माना जाएगा। तो 128 में लोक सेवक के कैद से क्या है किसी राज कैदी को या देशद्रोही को या देश कैदी को क्या है भाग निकलने देना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि 28 आ रहा है इसमें 128
128 में 28 आ रहा है, तो 28 साल का जो नौजवान है वो परिपक्व ऐसा माना जाता है कि 28 साल में क्या है, जो नौजवान होता है वो परिपक्व होता है, समझ विकसित पूर्ण रूप से हो चुकी होती है। तो 28 साल का एक लोक सेवक जो कि यंग है, और उससे क्या है भैया, अपराधी जो था, राज कैदी या देशद्रोही या देश कैदी जो था, वह भाग निकलने दिया है। किसने? पब्लिक सर्वेंट ने। तो उस पर क्या है, या तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास, जो कि कठोर और सादा दोनों हो सकता है, प्लस में जुर्माना। तो 128 में 28 साल के जो पब्लिक सर्वेंट था उसके द्वारा क्या है, राज कैदी या देश कैदी को निकाल भागने देना। अब बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट 130 की। तो धारा 130 कहती है कि युद्ध कैदी को भगाने में या फिर उसकी सहायता करें या फिर उसको आश्रय दें। तो अगर 130 में दे रखा है कि जो राज कैदी है या देश कैदी है या देशद्रोही है, अगर ऐसा कोई कैदी है तो उसको, अगर आप उसको भाग निकालने में आप उसकी मदद करते हो। मदद कैसे करते हो? या तो आप कुछ उसको हथियार प्रोवाइड कराते हो या फिर उसको आपको कोई सहायता या एड अगर आप कोई प्रोवाइड करा रहे हो उसको, तो ऐसे में क्या माना जाएगा कि आपने उस युद्ध कैदी की या राज कैदी की क्या है, सहायता की है। या फिर क्या है, युद्ध कैदी अगर कोई कैद से भाग निकल आता है और आप उसको अपने घर में क्या कर देते हो, आश्रय देते हो या संश्रय देते हो या फिर उसको छिपा लेते हो, तो अगर आप ऐसा काम करते हो तो ऐसा क्या माना जाएगा, आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 130 के तहत दोषी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा, और आपके ऊपर क्या है, या तो आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष तक का कारावास, जो कि कठिन या सादा दोनों हो सकता है, प्लस में जुर्माना। तो 130 में आपने क्या किया, युद्ध कैदी को भगाने में सहायता या छुड़ाने या फिर क्या, उसको घर में आश्रय दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आईपीसी का जो अध्याय 6 है, जिसमें राज्यों के विरुद्ध अपराध है, वह समझ आया होगा। एक बार हम इसको जल्दी से देखेंगे। 121 भारत एक है जिसको 2 करने की कोशिश की जा रही है, अर्थात भारत के खिलाफ युद्ध करने की प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें दंड क्या है, मृत्यु दंड। 121 में दुष्प्रेरण या फिर षड्यंत्र। अब बात करेंगे 122 की, भारत एक है जिसको 2 करने की कोशिश दुनाली बंदूक से की जा रही है, अर्थात आयुध इकट्ठे करना। 123 एक व्यक्ति है जो भारत एक है जिसको 2 करने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा व्यक्ति यह जानते हुए भी उस बात को छिपा लेता है। 124 सर्वोच्च में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल को विवश करना। 124 का सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें राजद्रोह है। 125 5 उंगली, मतलब 5 उंगली एक तरह से हाथ बंद हो गया, अर्थात भारत के साथ मित्रता रखने वाले देश के साथ युद्ध करना। 126 साल की लड़की शांति से बैठी थी और आपने उसके सामने क्या कर दिया, लूटपाट कर दी, अर्थात शांति संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट। 127 में अगर आप जानते हो लूटी हुई संपत्ति को क्या है, खरीद लेते हो या अर्जित करते हो। 128 साल का लोक सेवक, उसके द्वारा क्या है, राज कैदी को भाग निकलने देना। और 130 में आप ऐसे कैदी को क्या है, आश्रय या संश्रय दे रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अध्याय 6 समझ आया होगा और पढ़ते पढ़ते याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।